गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब? कैसे चल रही है पढ़ाई आप सबकी? उम्मीद कर रहा हूँ आप सब घर पे हैं और अपनी पढ़ाई एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है। अब की बार जो आपके रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि हम सब लोग घर बैठे बहुत मेहनत कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग पढ़ रहे थे सर। बिजनेस एनवायरनमेंट में अब तक हमने क्या डिस्कस किया सर? हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सर प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप करके था। उसके अंदर क्या था? एक ही पर्सन सब कुछ करेगा, सिंगल पर्सन का कंट्रोल होगा, सिंगल पर्सन का मैनेजमेंट होगा, सिंगल पर्सन की ओनरशिप होगी, सिंगल पर्सन ही प्रॉफिट एंजॉय करेगा, सारा काम सिंगल 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 पर्सन ही करेगा। ठीक है। और क्या था? उसके बाद हमने देखा था HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर ये क्या था? सर ये हिंदू जॉइंट फैमिलीज के लिए था, जिसके लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ था। और इसका सब कुछ करता धरता कौन था? कर्ता ही था, जो सारी चीजें मैनेज करता था। कर्ता की लाइबिलिटीज क्या थी? कर्ता की लाइबिलिटी सर अनलिमिटेड थी, बाकी सबकी क्या थी? लिमिटेड थी। छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे थे। और क्या था? कर्ता ही आपका जो था वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से बाकी सबको गाइड करता था, बाकी सबको बेनिफिट मिल रहा था कर्ता के स्पेशल नॉलेज का। और ये पॉपुलर कहाँ पे था? जॉइंट हिंदू फैमिलीज के केस में पॉपुलर था। उसके बाद हम लोगों ने मूव किया पार्टनरशिप फर्म की ओर। वहां पे हमने देखा एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एंड कंपनी रूल्स 2013 एंड 2014 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हमने देखा कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई नया पार्टनर आने वाला है तो पुराने वाले सारे पार्टनर्स की कंसल्ट जरूरी है। प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा अमंग द पार्टनर्स। उनका बिजनेस उनके द्वारा रन किया जाना जरूरी है और प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव होना जरूरी है। ये सब हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उसके बाद बात आई, हमने मूव किया था कंपनीज की ओर। कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनीज क्या थी आपकी? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो रजिस्टर्ड थी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। और उसके साथ साथ क्या थी? कंपनी वो होती है जो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जो लॉ की आइज में केवल एग्जिस्ट करती है, जिसकी जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, खुद की कॉमन सील होगी और कंपनी का क्या होगा? परपीचुअल सक्सेशन होगा। उसके बाद हमने देखा कंपनी में जो पैसा है वो कौन लगाते हैं? शेयर होल्डर्स लगाते हैं। शेयर होल्डर्स थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट करते हैं, बट शेयर होल्डर्स जनरली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट सर जो प्रोफेशनल पर्सन्स अलग से हम लोग अपॉइंट करते हैं वो करते हैं। उन प्रोफेशनल पर्सन्स को हम लोग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO ये सब बोलते हैं। ये हमारा था पीछे के लास्ट लेक्चर का डिस्कशन। अब हम लोग चलते हैं बच्चे आगे। क्या है आज का डिस्कशन? स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? तो देखो डेफिनेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी इज ए बॉडी क्रिएटेड अंडर। स्टैट्यूटरी बॉडी जो क्या है? एक ऐसी बॉडी है जो बनाई जाती है किसके अंदर? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का मीनिंग आपका हो गया सेंट्रल लेवल पे लोकसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब हो गया आपका राज्य में जो आपकी विधानसभा होती है। अगर उनके अंडर किसी एक्ट में कोई एक नया एक्ट लेकर के आते हैं और उसके अंडर हम किसी चीज को बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। एग्जांपल क्या आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया आपका नेशनल लेवल पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल्स भी हम लोग ले सकते हैं आपका, जैसे LIC लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन बॉडी। ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन बॉडी का मीनिंग क्या है जी? हम तो क्या है? फुल्ली इंडिपेंडेंट है, साढ़े अपने रूल साढ़े अपने उसूल। तो इसका मीनिंग क्या है? हमें जो करना है वो सब हमारे अकॉर्डिंग करेंगे, हमारे एक्ट के अंडर रह करके हम लोग करेंगे, उस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग देखोगे तो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज आती है उन सबको गवर्न करने के लिए जैसे आपका बना हुआ है
DA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्रिएटेड एंड सेटअप बाय स्टेट्यूट्स, जो लॉ के अंडर बनाए गए हैं। तो एक इन द वर्ड्स ऑफ रिजल्ट, ए पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज क्लॉथ्ड विद द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। जो क्या करेगा, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है और इनिशिएटिव लेता है किससे, पब्लिक एंटरप्राइजेस से, और उन सबको क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है जनरली। एक बार फिर से देखते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी एंड कॉर्पोरेशंस का मीनिंग क्या है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो आपकी है वो बॉडीज होंगी जो रजिस्टर्ड है या जो इनकॉर्पोरेटेड है किसके अंडर, किसी स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर और पार्लियामेंट के किसी एक्ट के अंडर क्या है, रजिस्टर्ड है। उनके लिए रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, वो सब चीजें कहां से आती है, उस एक्ट से आती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया था आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, IRDA, ये सब वो हैं जो अपने सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उस सेम फील्ड के ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं, जनरली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी। अब हम लोग मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गवर्नमेंट ओनरशिप। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इनकी ओनरशिप किसके पास होती है, सर इनकी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। इनको जो कंट्रोल करना है उसके लिए गाइड गवर्नमेंट कर सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको जो भी आपके एनुअल बजट्स आते हैं वहां पे इनको फंड्स किए मैनेज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही इनके लिए बजट्स में कुछ प्रोविजंस डालने की जरूरत है, ना ही आपको कहीं और से इनके लिए फंड अरेंज करने की जरूरत है। ये क्या होते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद अपना धंधा करते हैं, खुद अपना पैसा जमा करते हैं और खुद उसी के अकॉर्डिंग उसको खर्च करते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम, इनका क्या है, एक्ट अलग है ना, तो उन एक्ट के अंदर ही इनके अकाउंटिंग सिस्टम अलग अलग बताए गए हैं। जैसा है आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, अलग से बनते हैं। जो आपके बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनते हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर दिया गया है। ऐसे ही क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके अकाउंट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो दिया गया फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। मैनेजमेंट एंड पर्सोनल जनरली कौन करता है, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट खुद के डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करके भेजती है इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। वो क्या करते हैं, इनको मैनेज और कंट्रोल करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे बाई गवर्नमेंट लिखा हुआ है, इसके साथ हम लोग क्या लिख देंगे, गवर्नमेंट के जो अपॉइंटेड है वो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट किसको, डायरेक्टर्स एंड BODs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद सर्विस मोटिव। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जनरली प्रॉफिट अर्न करने पे ध्यान ना दे करके सर्विस प्रोवाइड करने पे ज्यादा ध्यान रहता है। ये गुड्स वगैरह सेल नहीं करते, ये किस चीज फील्ड में काम करते हैं, सर्विस के फील्ड में ज्यादा काम करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशंस का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी है इन एक्ट के अंदर, और इन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होंगे तो ही ये काम कर सकते हैं। इट मीन्स ये सारी जो बॉडीज है वो क्या हो गई, सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको वर्क करने से पहले रजिस्ट्रेशन अगर क्या होता है, कंपल्सरी होता है, तो फिर वो लॉफुली एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही वो लॉफुली एग्जिस्ट करना स्टार्ट करेगी उसको सेपरेट लीगल एंटिटी का टाइटल मिल जाता है। कॉर्पोरेट बॉडी बहुत सारे लोग मिलकर के बना रहे हैं और वो सब ऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स के साथ कर रहे हैं, तो क्या बॉडी कॉर्पोरेट तो है ना, बहुत सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेज में देखो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, वो क्या है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है।
ये अपना काम खुद के अकॉर्डिंग करते हैं, कोई हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम खुद पैसा कमाएंगे और हम खुद पे खर्च करेंगे, हमें खुद पे उड़ाना है, ज्यादा कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। कंटिन्यूटी, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक बार इनकॉर्पोरेशन लॉफुली हो गया तो वाइंडिंग अप भी कैसे होगा, लॉफुली ही आपको करवाना पड़ेगा। तो अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स छोड़ करके जा सकते हैं, बट उस केस में ये ऑर्गेनाइजेशन जनरली वाइंडिंग अप इनका नहीं होता। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, पार्लियामेंट के जो लोग हैं ना, जो पॉलिटिक्स हमारी है, वो पॉलिटिशियंस इन सब के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। ये सारा काम इन खुद को करना होता है, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को करना होता है, और इसके कारण ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट फील करते हैं खुद को। स्पेशल प्रिविलेजेस, साडे अपने रूल, साडे अपने उसूल, क्या ये खुद के रूल्स खुद बनाते हैं और खुद को फॉलो करना होता है, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस इनके अंडर काम कर रहे हैं उन सबको भी इनके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। जो बात इन्होंने बोल दी वो सबको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे हमारे घर में कोई बुजुर्ग है तो पहले क्या होता था, बुजुर्गों ने जो बोल दिया वो सबको फॉलो करना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो यहाँ पे भी क्या है, जो रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल्स ये स्टैट्यूटरी बॉडीज लगाती हैं उन सबको क्या करना है, सभी को फॉलो करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजरियल टैलेंट, बिकॉज यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो सब कौन प्रोवाइड करवाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट हमारी प्रोवाइड करवाती है। बट क्या होता है, वो जो मैनेजरियल पर्सन्स ये अपॉइंट करते हैं वो काफी स्किल्ड होते हैं। जनरली जो पब्लिक सेक्टर में होता है ये क्या होता है, उनसे थोड़े एडवांस वाले होते हैं, हायर सैलरी वाले होते हैं। इसके कारण क्या होगा, इनको अच्छा मैनेजरियल टैलेंट मिल जाता है इजीली। ये क्या है, एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करते हैं अब। क्या आ गया, डिसएडवांटेज। पहला क्या है, डिफिकल्ट फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि अप्रूवल चाहिए सर फ्रॉम बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस कौन कौन से, सर पार्लियामेंट में भी तो जाना पड़ेगा और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी जाना पड़ेगा, और हमारे इंडिया के अंदर कोई भी एक्ट को पास करवाना इतना इजी नहीं है। पहले वहां पे जाओगे, फिर वहां पे रूलिंग पार्टी रहेगी और दूसरी अपोजिशन पार्टी रहेगी, उनके बीच में संवाद वाद विवाद होगा, वो डिस्कशन करेंगे, और ये हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है कि रूलिंग पार्टी जो बोलेगी उसका जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करेगी, विरोध करेगी, है ना। तो इसलिए क्या है, फॉर्मेशन करना क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम है रे देवा। यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्यों, यहाँ तो बोल रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी है और यहाँ पे डाल दिया क्या, इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना ये आपकी, ये कहाँ पे है, केवल पेपर में है। तो जो यहाँ पे लिखा ना ऑन पेपर ओनली, ये किसकी बात है, ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। फ्लेक्सिबिलिटी केवल कहाँ पे है, पेपर पे है। एक्चुअल में क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा कोई हो सकता है कि पब्लिक प्रोजेक्ट चल रहा हो और वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना करे, पक्का करती है। क्लैश ऑफ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, वो सारे आउटसाइडर्स हैं, बाहर का बंदा आकर के काम कर रहा है, और ऐसी जगह जहां पे गवर्नमेंट अपना ज्यादा कंट्रोल नहीं रखना चाह रही, तो फिर क्या होएगा सर, कुछ नहीं होएगा, चांसेस ऑफ फ्रॉड क्या हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। तो यही तो हो रहा है, क्लैश ऑफ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट का मतलब क्या है, चांसेस ऑफ फ्रॉड विल बी इंक्रीज्ड। एक्सेसिव अकाउंटेबिलिटी, सर जब अलग से एक्ट है ना, अलग से एक्ट्स बना हुआ है तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी क्या है, अलग से है। इन सबको पता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी लगाम हमारे हाथ में है, तो ये बार बार यूं क्या करेंगे, खींच के देखेंगे, पिंच करेंगे, तो बहुत ज्यादा लगाम लगा देते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं कई बार, तो बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग्स होती है, इसके कारण डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। ये भी एक क्या है आपका डिसएडवांटेज है, किसका, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कॉर्पोरेशंस का। ये सारा जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हो गया नोट, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रस्ट।
कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ट्रस्ट क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। द टर्म कोऑपरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो आपका कोऑपरेशन वर्ड है ये कहां से आया? ये आया सर हमारा लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन सा है आपका? कोऑपरेरी। कोऑपरेरी का मीनिंग क्या है? वेयर। को का मीनिंग क्या है आपका? विद। एंड ऑपरेरी का मीनिंग क्या है? वर्क। विद वर्क। दस कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेशन का मीनिंग क्या हुआ? वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एज वेल एज म्यूचुअल हेल्प। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मैं खुद की भी मदद करूंगा, साथ ही साथ म्यूचुअल हेल्प, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सब की मैं क्या करूंगा? हेल्प करूंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो गवर्न एंड कंट्रोल उनको कौन करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 1912 में जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है एक तो वो करेगा, एंड अदर स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स। हर एक स्टेट का अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना हुआ है, वो सब गवर्न करेंगे। और यूनिवर्सली क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 1912 में जो एक्ट आया था वो उसको गवर्न करता है। अब बात आती है सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैश ट्रेडिंग। एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो केवल और केवल कैश में ही ट्रांजैक्शंस करती है, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन नहीं करती। नॉर्मली हम लोग देखते हैं हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर हमारे कैश में भी ट्रांजैक्शन होंगे, क्रेडिट में भी ट्रांजैक्शन होंगे, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन आपके वो सारे कैसे होंगे? कैश के अंदर होंगे। क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करना कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अलाउड नहीं है। म्यूचुअल हेल्प, लोग आपस में मिलके एक दूसरे की क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। वॉलेंटरी एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई भी आकर के खुद को रजिस्टर करवा सकता है। कंडीशन क्या है सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स का होना जरूरी है। अगर आपके 10 मेंबर्स हैं तो आप रजिस्टर्ड हो सकते हो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर 10 से कम है तो नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय मेंबर्स ओनली। एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मैनेजमेंट का जितना भी काम है, उसको कंट्रोल करने का जितना भी काम है, वो सारा काम कौन करेगा? केवल मेंबर्स ही करेंगे। स्पेशली ऐसा नहीं है कि ये बाहर से डायरेक्टर्स बुलाएंगे, स्किल्ड वाले बुलाएंगे, फिर उनको बोलेंगे जी आ जाओ आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाओ, आप हमारे डायरेक्टर्स बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। इनका मैनेजमेंट और कंट्रोल कौन करता है? जो मेंबर्स होते हैं वो ही करते हैं। सर्विस मोटिव, इनका काम क्या है? सर हम तो क्या कर रहे हैं? हम तो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव है ही नहीं। हम तो केवल जो हमारे मेंबर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं? कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनसे कुछ पैसा ले रहे हैं और वो पैसा उन पे हम लोग क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी क्या जरूरी है? रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है अंडर वेरियस एक्ट्स। अगर इन एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई तभी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी बनेगी। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हुआ तो मैंने आपको बताया ना, उसको क्या मिल जाएगा? सेपरेट लीगल एंटिटी का जो टैग है वो उस सोसाइटी को मिल जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस, सर जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया उसका क्या करना है? जितना मर्जी उठाऊं और घर ले जाऊं क्या? नहीं बेटा, ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है सर? तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितना प्रॉफिट हमने अर्न किया सर उसका 1/4 यानी 25% हम लोग क्या करते हैं सर? वो हम लोग ट्रांसफर करना होता है हमें जनरल रिजर्व के अंदर। ठीक है सर, और जो बच गया वो तो सर सुनो ध्यान से, जो बच गया उसका 90% आप मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज डिविडेंड, और जो 10% है वो आपको खर्च करना पड़ेगा मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। ये हमारी बात हुई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अब चलते हैं आगे। मूव किया हमने कहा एडवांटेज ऑफ
कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के? इजी फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है, बस 10 लोग मिनिमम इकट्ठे हुए और कुछ थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, किया, बस स्टार्ट कर दो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओपन मेंबरशिप, आप उस सोसाइटी जो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ या कोई आसपास के लोग जो आपसे जुड़ना चाहते हैं उस सोसाइटी में, आओ, फ्री हो, कोई बायसनेस नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जो भी लोग आए वो आओ, जुड़ो और काम करो हमारे साथ। परपीचुअल सक्सेशन, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे ही वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, पूरे प्रोसीजर के साथ करना पड़ेगा। तो अगर कोई मेंबर आया या गया, किसी मेंबर ने अपना शेयर खरीदा या बेचा, उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी एज इट इज चलती रहेगी। इवन कोई मेंबर जो उसकी डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या वो रिटायर हो जाए। ठीक है सर। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, प्रमोट करती है हमें पैसे बचाने के लिए। बिकॉज आप लोग क्या करोगे, सभी मेंबर्स क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और वो सारा पैसा इकट्ठा करके कहाँ लगाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लगाते हैं। तो आपको ये रहेगा, हाँ मुझे भी सोसाइटी में इतने पैसे देने हैं, तो उतनी सेविंग्स के लिए वो आपको प्रमोट करेगी। म्यूचुअल हेल्प, जो भी मेंबर्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। सेम आपका इधर से लिमिटेड लाइबिलिटीज, मेंबर्स की कोई एक्सटर्नल अलग से कोई लाइबिलिटीज नहीं रहेगी, जो पैसा उनका लगाया बस वहां तक, वही उनका क्राइटेरिया है किसका, लाइबिलिटीज के लिए। स्पेशल प्रिविलेजेस, अगेन वही साढ़े अपने रूल, इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, खुद के हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, जो एक्ट बोलता है वो इनको करना होता है, वो चीजें इनको क्या करनी होती है, फॉलो करनी होती है। चलो जी आगे। डिसएडवांटेज, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सर डिसएडवांटेज क्या है, लेक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। सर इसका मैनेजमेंट कौन करता है, हाँ सर इसका मैनेजमेंट आपने अभी बताया, इसका मैनेजमेंट तो मेंबर्स ही करते हैं। तो जो मेंबर्स हैं क्या वो उतने स्किल्ड हैं जितने आपके प्रोफेशनल जो लोग मैनेज करते हैं, नहीं सर उतने प्रोफेशनल तो ये नहीं है, उतनी एफिशिएंसी के साथ तो ये मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए सर इनका जो मैनेजमेंट है वो क्या है, लेस एफिशिएंट है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। लेक ऑफ यूनिटी, लेक ऑफ यूनिटी में क्या है सर लेक ऑफ यूनिटी क्या, लेक ऑफ यूनिटी में बेटा जो मेंबर्स है ना उनके आपस में डिस्प्यूट्स होने के चांस ज्यादा होते हैं, वो मेंबर्स आपस में लड़ लेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, परमानेंसी नहीं रहेगी, परमानेंसी नहीं रहेगी तो आपको कुछ एक न्यू प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। लेक ऑफ मोटिवेशन, लेक ऑफ मोटिवेशन क्यों, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव पैसा कमाना तो है नहीं, लोगों की आपस में हेल्प करना है। अब कोई बंदा केवल हेल्प करने की सोचे और बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, तो सोचेगा रहने देना, मुझे क्या एडिशनल बेनिफिट होने वाला है, तो फिर उसको कोई मॉनेटरी मोटिवेशन नहीं मिलता जिससे कि वो मोटिवेट होकर बार बार उस चीज के लिए और ज्यादा एफर्ट्स करे। डिफिकल्ट टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी, जो चाहे मेंबर बन जाओ, जितने चाहे मेंबर्स बन जाओ और उन सब के अंदर सारा डिस्कशन होके सब कुछ होता है और फिर आप बात करते हो सीक्रेसी की, तो सीक्रेसी कहाँ से आएगी, है ना। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जितने भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन सब में पॉलिटिकल पार्टीज का भी रोल रहता है। वो क्या चाहे, वो चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैश ट्रेडिंग, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो केवल और केवल कैश में काम करती है, तो इस कारण कुछ मेंबर्स जिनके कैश के इनफ्लोज ज़्यादा नहीं है उनको फिर उस सोसाइटी के अंदर, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मैनेज करने में दिक्कत आती है, कुछ एक प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। लेक ऑफ कैपिटल, पैसा कौन लगा रहे हैं, पैसा सर सारे मेंबर्स ही लगा रहे हैं, और अगर सारे मेंबर्स लगा रहे हैं तो कितना, थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं सर, ये पैसे वाले तो है ही नहीं। अगर ये ज़्यादा पैसे वाले होते फिर तो ये क्या करते, खुद का बिजनेस ही करके बैठ जाते ना। ये ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं है, ये कम पैसे वाले ही है और खुद की सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए इनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होती। ठीक है, आया पूरा समझ। ये हमारा डिस्कशन किसका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रस्ट। ये आप लोग जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद आपको घर पे बैठे इसको रीड करना है, समझो। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे आप लोग, और लोगों के साथ शेयर भी करें, जिससे ऐसे ही अच्छे एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। ठीक है, गुड डे।